देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम कानपुर में हैं, वही कानपुर जिसका 1857 के विद्रोह में एक अहम भूमिका रही है, वही कानपुर जो एक वक्त ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता था, वही कानपुर जो आज कई सारे सवालों से जूझ रहा है। यही कि शहर के बीचों बीच ऐसी कई मिल है जो बंद पड़ी है, हजारों ऐसी जिंदगियां हैं मजदूरों की, उनके परिवारों की, जो उसकी वजह से अटकी हुई है। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे कानपुर को एक हिस्से में आप देखेंगे बहुत विकसित होता हुआ, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे ये सब कुछ भी इसी कानपुर में हो रहा है। क्यों ऐसा है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज कानपुर की जनता है, बड़े उत्साह के साथ बैठे हुए हैं। तालियों के साथ कानपुर की जनता का इस खास शो में स्वागत है। हमारे साथ कई मेहमान भी हैं, नेताओं के बारे में आपको बताएंगे, उनकी पहचान, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कानपुर की मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस कानपुर पहुंच चुकी है, ये जानने और समझने के लिए कि इस बार इलेक्शन में कानपुर के मुद्दे क्या हैं, उन्हें नई सरकार से उम्मीदें क्या हैं। मिलों पर पड़े ताले और अनशन पर बैठे मजदूर, ये उस कानपुर की तस्वीरें हैं जिसे कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। अंग्रेजों के जमाने की शाही इमारत कहते हैं कानपुर दो है, एक वो जहां कारोबार धंधा सब कुछ चल रहा है, और एक वो जहां पर ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिल, लाल इमली वुलन मिल बंद है। 700 कर्मचारियों की जिंदगी दांव पर, उनकी रोजी रोटी, उनका खर्च, सब कुछ दांव पर। उत्पादन बंद है, 15 साल से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ करीब 25-30 लोगों ने सैलरी के अभाव में और पैसे के अभाव में, अपनी ग्रेजुटी और फंड के अभाव में करीब 25-30 लोगों ने आत्महत्या कर लिए हैं। कानपुर शहर में मिल नंबर 2 एल्गिन मिल, शहर के बीचों बीच जब फैक्ट्री बंद हुई, लगभग 10,000 परिवार प्रभावित हुए थे। आज भी 40 से ज्यादा बाहर धरने पर बैठे हैं। मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। 5,004 दिन से अनशन पर बैठने का मतलब समझते हैं इस देश के नेता। काम बोलता है, कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, काम तो बंद है साहब। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है, लेकिन जो मिले केंद्र सरकार के नीचे है, वो देश के कपड़ा मंत्री को आखिर क्यों नहीं दिखती हैं? आप लोग कितने दिन से अनशन पर? 5,400 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हैं। कैसे कल चल रहा है, घर का काम कैसे चल रहा है? कोई हम लोग ठेला लगाते हैं, कोई रिक्शा चलाता है। ये हमारे रज्जन की साइकिल की दुकान है, पंचर बना रहा है। इसी ढंग से हम लोगों का गुजर बसर चल रहा है। कानपुर में 14 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां सबसे ज्यादा 5 सीटें जीती थी, लेकिन विकास की तस्वीर ये है। तीसरी बार अब सरकार बदलने वाली है। मायावती की सरकार में 2007 में 26 करोड़ की लागत से ये पुल बनना था, तब से आज तक नहीं बन पाया है। अखिलेश की सरकार आई, अब अगली सरकार बनने की नौबत आ गई है। 46 करोड़ इसकी लागत पहुंच चुकी है, टैक्स पेयर का पैसा डूब रहा है। केंद्र में भी सरकार बदल गई, लेकिन ये पुल, ये ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाता, ये भी पूछ रहा है कानपुर। कानपुर का विकास हो रहा है पॉपुलेशन में, बाकी आप चौराहे पे देख लीजिए क्या हाल है। आधा घंटा यहाँ से निकलने को लगता है। सीओडी का पुल पिछले 20 साल से बन रहा है, दिल्ली में कम से कम 100 पुल बन गए होंगे, यहाँ नहीं बन पाया। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने के बाद भी अनदेखी कानपुर की हो रही है। सरकारों, जितनी भी सरकारें हैं, वादे बहुत होते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो सबका मुद्दा विकास का ही है। 19 फरवरी को तीसरे चरण में कानपुर में वोटिंग है। क्या इस बार कानपुर का कायाकल्प होगा? तो कानपुर की ये रिपोर्ट आपने देख ली है। इन्हीं सवालों को इस मंच से उठाने की कोशिश करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आर्यनगर सीट से। यहाँ पर वो हमारे साथ है। मोहम्मद हाजी अब्दुल हासिब साहब बीएसपी के प्रत्याशी हैं आर्यनगर से। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुरेंद्र मैथानी जी बीजेपी के शहर अध्यक्ष है, वो हमारे साथ है। शैलेंद्र दीक्षित जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। जल्दी से 1-2 सवाल पहले ले लेते हैं। सर, आप सवाल पूछिए। इस शहर को आप नेताओं ने बड़ी
मोहब्बत के साथ नोचा है। कांग्रेस पार्टी भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी भी मौजूद है, बसपा भी है, और आप लोगों ने उसको नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है सुरेंद्र महतारी जी, इनके सांसद नहीं रहे, इनके सांसद नहीं रहे, जिनके मैं बता रहा हूँ। एक सवाल पूछ लेने दीजिए, सवाल पूछ लेने दीजिए, सवाल तो पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए। इनका सांसद नहीं था, इनकी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार है, इनके सांसद रहे, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कोयला मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे। उन्होंने इस शहर को क्या दिया है? मैंने पक्षपात वाली बात नहीं करी। पहले आप बात सुनिए, पहले बात। आपस में मत भिड़िए। तो सवाल कितने गर्म है और कितने तीखे होने वाले हैं, ये तो सिर्फ बानगी भर है, क्योंकि आज कटघरे में हर नेता खड़ा होगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं, उत्तर प्रदेश में 68 सीटों के लिए और उत्तराखंड में 69 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है। क्या कुछ वहां की रिपोर्ट है, पहले देख लीजिए। यूपी के 67 सीटों पर दूसरे राउंड की वोटिंग हो गई और नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गए। तो उत्तराखंड में भी 69 सीटों पर वोट डाले गए। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई देने लगी। वीवीआईपी वोटर भी वोट डालने आए। रामपुर में अब की बार आजम खान के बेटे भी स्वार सीट से मैदान में हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर के तिलहर से चुनाव लड़ा है। यूपी और उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखो, मैं जो है ना वो भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो देश के का राजनीतिक मूड दिख रहा है वो सामान्य नहीं है। बातें की जा रही हैं और वो लोग कर रहे हैं जो जिस समय आपदा आई थी यहाँ दिखाई नहीं देते, जिस समय हमारे घरों पर मरहम लगाने की जरूरत थी वो पूछने नहीं आए थे। कहते हैं कि जितना उन्होंने रामपुर को चमका दिया उतना वैसे रामपुर लोगों ने देखा अब जितना चमकाया है जनता उतनी ही चमका के वोट करेगी, पता लग जाएगा। अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या कहें, और उन्हें भी तो कुछ ना कुछ कहना ही है। काम के बारे में वो कुछ कह नहीं सकते, बिजली, पानी, तालीम, किसी बारे में कुछ नहीं कह सकते। और अब आपको वोटिंग के कुछ अद्भुत रंग भी दिखाते हैं। और ये हैं हिंदुस्तान के सबसे बुजुर्ग वोटर, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाना हैं। 115 साल की उम्र में सैयद जुर्रत हुसैन कासिम ने वोट डालकर नया रिकॉर्ड बनाया है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 115। कब से वोट डाल रहे हैं आप? कितने सालों से? कई साल से चल रहा है। हम आपको बता दें कि यूपी के रुहेलखंड की 67 सीटों में से 40 सीटों का भविष्य मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। इतना कोहरे में भी निकल आए आप लोग सुबह सुबह वोट करने। और क्या करते जी? हैं? करना तो पड़े सब काम। करना तो पड़े सब काम। कोहरा काफी हो रहा है आज, हैं? ठंड के बावजूद भी, लेकिन पहले मतदान फिर घर का काम है। हाँ, बस जाके घर का काम कर लेंगे, पहले तो ये काम है। पहले ये काम है। अपने अपने सोच है किस तरीके से क्या मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया है। बच्चे बूढ़े सभी तमाम तकलीफ और परेशानियां उठाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं कोहरे में, ठंड में। यूपी के दूसरे रण में 720 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। साल 2012 में दूसरे चरण की 67 सीटों में से एसपी को 34 सीटें मिली थी। आज तक ब्यूरो। तीखे सवालों के साथ तैयार है कानपुर की जनता, नेता भी तैयार है। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बात की हमारे सहयोगी राहुल कंवल और अरुण पुरी ने। चुनावी जादूगर के तौर पे अमित शाह की इमेज बनी उत्तर प्रदेश की रणभूमि में, और इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि चुनावी जादूगर की वो छवि बरकरार है या फिर चूर चूर हो गई। इस वक्त हम कैंपेन ट्रेल पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ। स्वागत है आपका। शाह साहब, क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव एक तरीके से तय करेगा कि आप मैन ऑफ द सीरीज हैं या एक चुनाव के मैन ऑफ द मैच? देखिए, कभी भी कोई एक चुनाव किसी भी कार्यकर्ता या नेता का छवि बनाने में सक्षम नहीं होता। मैं बचपन से काम करता हूं, कई चुनाव लड़ा हूं, ऐसे ही एक चुनाव है।
इसको इतना बड़ा हाइप देने की जरूरत नहीं, मगर आपके हिसाब से इसकी हार जीत ही महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डीमोनेटाइजेशन के शुरुआती दिनों में जो फीडबैक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आ रहा था वो ये बता रहा था कि बीजेपी बहुत आगे है। आप खुद 300 सीटों की बातें कर रहे थे। अब जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि कांटे की टक्कर है, हर सीट पर लड़ाई। थोड़ा चुनाव आगे बढ़ने दीजिए, मुझे लगता है आप भी कहोगे कि चुनाव में हम बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्वाभाविक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक, डिमोनेटाइजेशन का हमें फायदा है ही, परंतु हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था है। 15 साल से सपा बसपा बसपा सपा फिर से सपा, ये जो क्रम चला है वो क्रम ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे से भटका दिया है। कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है, बेरोजगारी इंतहा पर है, किसानों की बदहाल हालत है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। हर मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का, चाहे किसान का धान न खरीदा जाता हो, चाहे गन्ना किसान का पेमेंट न होता, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे व्यापारियों की सुरक्षा हो। हर चीज में उत्तर प्रदेश में जनता के अंदर एक आक्रोश पड़ा है और मैं स्पष्ट रूप से परिवर्तन की लहर देख रहा हूं जिसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। पर क्या आपको लगता है कि जो यूपी के लड़के साथ आए हैं उनसे सपा और कांग्रेस दोनों को फायदा हो रहा है? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश सरकार की, वो कहते हैं ये तो शिवपाल से नाराजगी थी, मेरे अंकल से नाराजगी थी, मेरा नहीं, मेरी साफ छवि है, देखो मोदी जी बात करते हैं, मैं काम करता हूँ। दो चीजें हैं, शिवपाल आज कहाँ है? सपा में ही है। सपा में ही। गायत्री प्रजापति कहाँ है? सपा में है। आजम खान कहाँ है? सपा में है। पवन पांडे कहाँ है? एक भी सपा के सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटा। एंटी इनकम्बेंसी कंस्टिट्यूएंसी में होती है राहुल जी, एंटी इनकम्बेंसी स्टेट में होती है। स्टेट या कंस्टिट्यूएंसी किसी की एंटी इनकम्बेंसी कम होने का कोई सवाल ही नहीं। पर वो अगर कोई इस तरह के छलावे वाली रणनीति बनाकर देता है और कोई नेता इस पर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान ही होगा, उल्टा उन्होंने 100 सीटों पर से अपनी संभावनाएं कम कर दी। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी हमारे साथ आज आपके साथ हैं, वो आपसे अगला सवाल पूछना चाहते हैं। आप अमित शाह जी ये नहीं मानते कि जो वोटर है वो नहीं चाहता कि कौन उसको ऊपर राज करेगा, कि मायावती करेगी या अखिलेश करेगी, दोनों के लोग उनको जानते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपका ये क्वेश्चन मार्क है कि कौन बनेगा, तो ये आप नहीं समझते? आपने बिहार में भी ये ऐसे किया था कि ये आप नहीं समझते कि ये आपके लिए कोई गलती हो सकती है? अरुण जी, कई जगह पे हमने ऐसा किया, महाराष्ट्र में भी ऐसा किया था, झारखंड में भी ऐसा किया था, हरियाणा में भी ऐसा किया, सब जगह जीते थे भारतीय जनता पार्टी। मोदी वेव और वो काफी पास था ना ना ना, ऐसा बाद में असम में आपने डिक्लेयर किया था। ठीक है, डिक्लेयर किया था, मगर मोदी वेव के करीब नहीं था असम। नहीं, पर आपने डिक्लेयर किया था ना। हाँ, वो ठीक है, सीएम कैंडिडेट से हमारी पार्टी कई बार सीएम कैंडिडेट के बगैर जीती है। कई ऐसे, मैं आपको 25 उदाहरण दे सकता हूँ। तो आपने सुना, अरुण पुरी एडिटर इन चीफ इंडिया टुडे ग्रुप सवाल दाग रहे थे और हमारे सहयोगी राहुल कंवल अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के सामने। लेकिन पता नहीं बीजेपी अध्यक्ष को जब यह पता चलेगा कि कानपुर में राजतिलक के शो में राउंड नंबर 1 में ही सवाल पूछने पर बीजेपी के जो यहां पर नेता आए थे वो आखिर स्टेज छोड़कर क्यों भाग गए, तो न जाने उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी। क्योंकि यहीं पर खड़े बीजेपी के सुरेंद्र मैथानी साहब, जो कि शहर के यहां पर अध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे और वो बीजेपी की तरफ से मंच छोड़कर चले गए हैं माइक रखकर। बहरहाल बाकी के नेता मौजूद हैं, बाकी की जनता भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे कानपुर की जनता के सवाल, नेताओं के जवाब। देखते रहिए राज तिलक। तो कानपुर की जनता सवालों के साथ तैयार है, वक्त जाए किए बिना क्यों ना अब सवालों का रुख करें। लेकिन सबसे पहले मैं एक सवाल दागना चाहती हूं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 पैर पे आप लोग चल रहे हैं। एक पैर आपका बंधा हुआ है इनके साथ और इनका एक पैर बंधा हुआ है इनके साथ, सही है? प्रधानमंत्री जी के विषय में चर्चा नहीं कराएं तो अच्छा। क्यों? ये पलायनवादी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी पलायन कर गए थे, अपना परिवार छोड़ आए थे, उनके अध्यक्ष यहाँ छोड़ के चले गए। ये जवाब है आपका उस सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनको
इनको अपने बारे में बताना चाहिए कुछ। ये अपने बारे में बतावें, हमारे बारे में टिप्पणी करने में क्यों समय बर्बाद करते हैं? आप भी उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमको बतावें, आप भी उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बतावें, आप बताइए कि इस गठबंधन के पीछे कौन सी बड़ी नीति और बहुत बड़ी सोच है, क्या आदर्श है आपके जो लोहियावादी आदर्श जाकर घुटने टेक रहा है कांग्रेसवाद के सामने? गठबंधन का मर्म अगर आप समझ जाएंगे तो देश की असली समस्या समझ जाएंगे। ये लगातार बांट रहे हैं, केवल धार्मिक उन्माद के सिवा कोई मुद्दा नहीं। आज 2.5 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, 2.5 साल। मुझे कोई जनता से बता दे, आप बता दो कोई एक बड़ा काम जो जनता के हित में हुआ हो। आप काम नहीं कर रहे, और जब काम नहीं करते आप मुद्दे उठाते हो धर्मांतरण, आप मुद्दे उठाते हो घर वापसी, आप मुद्दे उठाते हो लव जिहाद, आप मुद्दे उठाते हो 3 तलाक। जवाब लगातार, सवाल इधर है, जवाब लगातार, सवाल इधर है, उधर देखने से कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए कि वो लगातार मुद्दे अपने हाथ में ला लिया, मुद्दे मेरे सवाल का जवाब, मुद्दे भटक गए, उनको सबक सिखाना है, मुद्दे भटक गए वो, इसलिए आपको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ गया। मतलब अपने बल पर नहीं सिखा पा रहे थे, सिखा सकते थे। हाँ। जब हम बढ़ सकते हैं तो क्यों ना बढ़ जाएं, हम 1 और 1 11 हो सकते हैं, क्यों ना हो जाएं। हमारी नीयत एक है, हमारी नीयत एक है, हमारी नीतियां एक हैं, हम भी सेकुलर हैं, वो भी सेकुलर हैं। अगर हम सेकुलर लोग एक होते हैं और इनके मुद्दों, इन्होंने कहा था महंगाई, इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार, इन्होंने कहा था काला धन, अब कहते हैं धर्मांतरण, घर वापसी। यूपी बेहाल किसने कहा था? यूपी बेहाल जिसने कहा था वो आज हमारे साथ हैं। हम मिलकर तस्वीर बदलेंगे, अगर कोई कमी हम मिलकर तस्वीर बदल देंगे यूपी की। हम इसीलिए आए, हम यूपी की तस्वीर बदल देंगे। आज अलग हम से तो कहते हैं काम बोलता, जरूरत है क्या? हम कहते हैं काम बोलता है। देखिए, जो आपने सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री जी को ये लग रहा है कि एक पैर उनके साथ एक पैर उनके साथ, मुझको लगता है प्रधानमंत्री जी को जो है दृष्टि का दोष हो गया है। जो देश में 2014 के बाद इस देश में जो 70 साल नहीं हुआ वो देश के सामने हो रहा है। 4 बड़ी घटनाएं आपको बता देना चाहता हूं। इस देश में प्रधानमंत्री तब पाकिस्तान जाकर के केक खाना पसंद करते हैं जब 10 साल के अंदर जितने सैनिक नहीं मारे गए उतने मारे गए। इस देश में व्यापम घोटाला होता है। इस देश में अपने रुपए निकालने के लिए 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं लाइन में खड़े होकर के। जो ये हालात आज देश के सामने हैं, वो इस बात के लिए वो इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि 2014 में जो चुनावी जुमला लेकर के देश की सत्ता पर आए हैं उनको हटाना है, और उनको हटाने का काम उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। और इसीलिए ये गठबंधन किया गया है कि सांप्रदायिक शक्ति और जातीय शक्तियों का दमन करें। राहुल गांधी वाला भूकंप सबसे बड़ी घटना है। राहुल गांधी का भूकंप था। एक प्रधानमंत्री का नाम किसी उद्योगपति की डायरी में करोड़ों रुपया लेने में आवे तो भूकंप होना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत पारदर्शी सरकार है उनकी। और जब प्रधानमंत्री पारदर्शी नहीं तो सरकार कहां से पारदर्शी कि मैं लोगों के सवाल लूं, हाजी हसीब साहब, क्यों जनता वोट करे आपके लिए? देखिए, हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं उन्होंने बहुत साफ कहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना चाहते हैं, उनका काम करना चाहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर में हमने अपने आप को साबित किया है प्रदेश में। यहाँ इतने श्रोता बैठे हुए हैं, कोई बता दे कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के राज में लॉ एंड ऑर्डर कहीं से डिस्टर्ब हुआ? चलिए ठीक है, अब सवालों एक मिनट मैडम, एक मिनट आपकी सरकार में सर सीएमओ जेल में मारे गए थे। जहाँ तक अमिताभ भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है तो समाजवादी पार्टी क्या है? क्या गोधरा का दंगा है? मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं है? जवाब दीजिए। दंगे कराने वालों से झगड़ा है हमारा, जो दंगे कराते थे उन्हीं खिलाफ तो हम एक हुए हैं। और आपने आंख बंद कर लिया था। दंगे कराने वालों के खिलाफ एक हुए हैं। सरकार ने आंख बंद कर लिया। हमारी सरकार ने इतना काम किया, इनकी तरह हमारे सीएमओ नहीं मारे गए जेल के अंदर। हमने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में डायल 100 चालू किया है। बताओ, पुलिस 5 मिनट में आती है। आप 100 नंबर दबा के देख लीजिए, अभी पुलिस आएगी 5 मिनट के अंदर। डायल 100 में बढ़िया गाड़ी है, संसाधन देना हमारा काम है, संसाधन दिया हमने, माहौल दिया है। जवाब देने के लिए तो कोई भी जवाब दे सकता है, इसीलिए माहौल, मुजफ्फरनगर पर आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। एक सेकंड, क्या आपकी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि किसी एक पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आकर आपके शहरों में दंगा कर देता है? ये वो सुर्रेबाज जो एक दिन में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध पिला देते हैं, ये पूरी दुनिया में एक दिन में गणेश जी को दूध पिला तो कुछ भी कर सकते हैं सुर्रेबाज। इन्हीं खिलाफ तो एक हुए। एक बार फिर से एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा बता दे। सुरेंद्र मैथानी दरअसल जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शहर अध्यक्ष आए थे, पहला सवाल सुनने के बाद वो यहाँ से चले गए हैं। कम से कम बीजेपी आज देखे कि स्थानीय क्षेत्रों में उनके नेता सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। वो स्टेज से गए हैं और ये कानपुर की जनता पूछेगी
कि आखिर बीजेपी के नेता यहाँ से क्यों गए हैं। नहीं, ये अंजना जी। कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अंजना जी। अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता देख रहे हैं तो उन्हें सीधे संदेश देना चाहिए कि सवालों का सामना करने की हिम्मत कम से कम किसी भी नेता, किसी प्रत्याशी में होनी चाहिए। और स्टेज छोड़कर वो गए हैं, उन्हें वापस इस शो में आना चाहिए। आज तक जैसा प्रतिष्ठित चैनल कार्यक्रम कर रहा है, अचानक बिना सवाल जवाब के वो उठ के यहाँ से चले गए हैं। अब लोगों के सवाल उठिए। मैम, आज लाल इमली के संबंध में हमें मैथानी जी से अपने सवाल करना था, क्योंकि हमारे यहाँ लाल इमली में केंद्र सरकार के अधीन है और वहाँ पर 23 कर्मचारियों की मौत हो गई है, लेकिन एक भी, क्योंकि कानपुर में 4 भाजपा का विधायक, 1 सांसद, 1 मेयर होने के बावजूद आज लाल इमली का कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है। एक भी भाजपा का नेता नहीं आता है। कुछ और सवाल लेते हैं। लाल इमली का सवाल हमने भी अपनी रिपोर्ट में उठाया था। एक लड़की पीछे यहाँ बैठी है, वो सवाल पूछना चाहती है। आगे आइए, साइड दे, आइए। हाय, मैं रोज बड़े चौराहे पे लगने वाले जाम के लिए बोलना चाहती हूँ। कभी भी हम लोग टाइम पे ना कोचिंग पहुँच पाते हैं, ना ड्यूटी पहुँच पाते हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढा है? मतलब एक्चुअली इलीगल एनक्रोचमेंट का मामला है और इसका जवाब आप भी दीजिएगा। आप भी आने में लेट होते होंगे, आप भी तो उन्हीं चौराहों से गुजरते होंगे। हमारे लिए भी वहां से गुजरना कितना मुश्किल है। कितने लोगों को यहाँ लगता है कि ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है? मतलब हर हाथ उठ रहा है, हर हाथ उठ रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों है? देखिए, कानपुर एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। यहाँ 2 बड़ी समस्याएं थी, एक बिजली और एक जाम। ये सच है। बिजली हमने ठीक कर दी। बताओ, कानपुर ठीक कर दी बिजली। अब बचा जाम। मेरे पास ठोस योजना है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। मेरे पास जाम समस्या है। हमने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक लाइट सिस्टम चालू कर दिया है, लगा दिया है, टेस्टिंग पर है। 1 हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा। सेकंड, हमने मेट्रो का शिलान्यास कर दिया है। हमें मौका मिलेगा, हम मेट्रो चालू कर देंगे, जाम की समस्या 50% खत्म हो जाएगी। थर्ड, हम मल्टी लेवल पार्किंग 2 बना रहे हैं, कैनाल रोड पर और नवीन मार्केट के सामने। मौका मिलेगा, कचहरी पर और घंटाघर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे और एलिवेटेड रोड्स ऐसी बनाएंगे जो जाम के 2 बड़े सेंटर हैं, जिसको हम लोगों ने स्टडी किया है। घंटाघर और कचहरी 2 बड़े सेंटर हैं जाम के। क्या कर रहे थे? 5 साल में किया, बता रहा हूँ ना। क्या कर रहे थे? 5 साल में किया है, बता रहा हूँ। आप सुनना चाहें? ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए क्या सुनना किया है? एक क्विज खेलते हैं आपके साथ। वो कौन सा फ्लाईओवर है जो 2007 से बन रहा है लेकिन आज तक कान में पहुंचा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू, मैडम, आपको जानना चाहिए। यही है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू है। फुटबॉल का खेल है। आपने मैं क्या किया जिससे आप दबाव बना सकते थे? मेरी सुनिए, गोविंदपुरी का फ्लाईओवर हमने बना दिया। हमारा हिस्सा रेलवे का हिस्सा बनाया ही नहीं। अब आप कह रहे हैं पार्किंग बनाएंगे, आगे की प्लानिंग बता रहे हैं। जो भाग गए, उनकी भी सरकार थी यूपीए की। ये भी पूछ लीजिए, वहाँ का विधायक कौन है, कितने बार से? नहीं, आप बताइए ना। सीओडी पुल है, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 10 साल से उनका यहाँ पर नगर निगम में शासन है। ठीक है, तो सबके दोषी नाम कौन पे हो रहा ब्लेम है? लिखते रहिए। सबके नाम पे कौन सवाल पूछना चाहता है, पूछे। ज्यादातर सवाल मुझे लगता है बीजेपी के लिए आ रहे हैं और गए मैथानी। मैडम, मेरा भी बीजेपी से ही है। मेरा जो विद्यालय है वो कपड़ा मंत्रालय के अंदर में आता है और मुझे 29 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब आप बताइए कि मुझे सैलरी। हमने अपनी रिपोर्ट में भी यही दिखाया था कैसे मिले बंद है, मिल से जुड़े आलगिन। आप आइए सामने आके पूछे, पास आइए। कानपुर के स्कूलों की और सड़कों की जो हालत है, किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए और कंडीशन देख लीजिए। कोई भी बच्चा पढ़ाने के लिए नहीं भेजना चाहता है, और कोई पढ़ाने भेजना चाहता है तो अपना कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता भेज के दिखाए। ये तो लैपटॉप बांटने वाली सरकार है। जवाब देंगे मैम। हाँ? बोलने दीजिए। पहले मैम, आपका सवाल, आप परेशान मत होइए। बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में है, वो 15 लाख रुपए आपके खाते में भेज देंगे, आप परेशान मत होइए, उन्होंने वादा किया है। और आप का सवाल का जवाब मैं दे दूं। हमारी क्लियर पॉलिसी है, हमारी क्लियर पॉलिसी है। हम समान शिक्षा के हिमायती हैं। हम सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हमने मिड डे मील को बेहतर किया है, वहाँ बस्ते दिए हैं, किताबें दी हैं, यूनिफॉर्म दिया है, दूध दिया है, फल दिया है, और हम सीबीएसई पैटर्न पे। सर फिर उधर देखने लगे। जब आपसे सवाल करते हैं आप इधर देखने लगते हैं। उनको बता रहा हूं, जो आपको वो महिला कुछ पूछ रही है, सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, उनका बता दिया मैंने। तंज कसा यहाँ पर बैठी एक महिला पर, तो कम से कम सुनने की हिम्मत रखिए। मैंने उनकी गवर्नमेंट पे कसा, जिनसे सवाल है उनका। आप सुनिएगा, उनका सवाल बीजेपी से है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। 15 लाख जो आएंगे जब आएंगे, आप ये बताइए, मुझे 29 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जिस शासन प्रदेश में मैं रहती हूँ वहाँ समाजवादी पार्टी का शासन है। बीजेपी से पूछे, प्लीज बीजेपी से पूछे, मुझसे क्यों पूछे? तो मैं रहती तो समाजवादी पार्टी के शासन में हूँ। मैम, हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात पहुँचाते हैं। अगर आप गरीबी रेखा में आती हैं तो हम आपको पेंशन दे सकते हैं, लेकिन आपका वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, वो हम नहीं दे सकते। अगला सवाल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी,
कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कानपुर के कई सवाल पूछिए सर। कई सांसद, इतिहास पता है हमें, कई सांसद और मुख्यमंत्री रहे, क्या किया बीजेपी वालों ने आज? सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल किसी का है? जल्दी आई, जल्दी आई। मैं इन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक कानपुर की जनता के लिए इन्होंने जो छात्राएं हैं, इतनी बड़ी उनके साथ समस्याएं हो रही हैं, छात्रों के लिए इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है? मैं एक क्वेश्चन को पुट अप करना चाहता हूं। यही सवाल भी है और इसी में मैं दो सवाल जोड़ना चाहती हूँ। विवेक पांडे है फेसबुक लाइव के जरिए, ये दो सवाल है। विवेक पांडे पूछते हैं कि वोट के लिए आप लैपटॉप बांटते हैं लेकिन किताब नहीं, और नकल का प्रदेश ये बनता चला जा रहा है। इसी के साथ आशीष श्रीवास्तव पूछते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर SEZ क्यों नहीं आप बना रहे हैं, जब रोजगार की इतनी बुरी व्यवस्था है, दिल्ली मुंबई लोग जा रहे हैं। युवाओं के नजरिए से सवालों का जवाब दीजिए आप। मैम आप अच्छी एंकर हैं लेकिन आप बोलने नहीं देती हैं। सर आप मैं इशू पर जो सवाल पूछ रहा हूं उसको जवाब दे रहा था। आप महिला का सामना नहीं कर रहे थे ना, इसलिए याद दिलाया। मैं आपको जवाब देता हूँ। आप पूछना चाहती हैं, पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल छात्र छात्राओं के बारे में था। लैपटॉप देते हैं, स्कूल की व्यवस्था। हम लैपटॉप देते हैं ना, हमने दिया है लैपटॉप, हमने लैपटॉप तो दिया है ना, किसी को तो मिला है। कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? दिया है, बता रहा हूं मैं, मुझसे पूछिए तो आप बोलने दीजिए। सरकारी स्कूलों में हम लोगों ने बस्ता दिया, यूनिफॉर्म दी, मिड डे मील में दूध दिया, फल दिया। अब हम लागू करने जा रहे हैं समान शिक्षा नीति के अंतर्गत CBSE पैटर्न पे हम सरकारी स्कूल चलाने जा रहे हैं। सर सवाल समझे नहीं आप जवाब नहीं समझना चाहते। सर आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या सरकारी स्कूल में? वाजपेयी जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या सरकारी स्कूल? लागू कर रहे हैं हम आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या सरकारी स्कूल में? हम CBSE पैटर्न पे जा रहे हैं। ये सवाल जब हम नेता से पूछते हैं जनता ताली सब बजाती है। समझिएगा इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जो सरकारी स्कूल है उसके स्तर से नेताओं का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे वहां पर नहीं पढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, सवाल जवाब जारी। वहाँ के जो स्किल डेवलपमेंट अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे हैं वो बाहर टहल रहे हैं, उनका जीवन नरक हो रहा है और गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। साथ वाजपेयी साहब नौकरी मुझसे क्यों पूछेंगे आप ये? मतलब नौकरी की भी व्यवस्था आप नहीं करेंगे, सब कुछ केंद्र सरकार। आपको इसका मालूम होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू। मोदी पर जो आपका विश्वास है वो बहुत ही मुझसे आप रोजगार पूछिए, मैं बताऊंगा। मुझसे रोजगार पूछिए, बताऊंगा मैं। इधर आओ। ये तुमने पूरी पेंटिंग लगा रखी है, किसकी फोटो लगाई? OEF तो उनकी है जो याद होगी, अमिताभ वाजपेयी जी की। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी के पूरे सजे धजे कैंडिडेट हो तुम। चलिए दिलचस्प है, जल्दी से। एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो है यहाँ पे रोजगार के लिए मोदी जी ने बोला था, ये आए थे तो पिछले कुछ दिनों में मैं खुद अप्रेंटिस करके बैठा हुआ हूँ और 2 साल हो गए हैं, जबकि हमारे पक्ष में इलाहाबाद कैट से डिसीजन आ चुका है कि 4 महीने के अंदर अप्रेंटिस को नौकरी दो, लेकिन अभी तक 4 महीने गुजर गए फरवरी में, अभी तक किसी भी अप्रेंटिस को नौकरी नहीं मिली है। मैं मोदी से पूछ तो गए, मैथानी साहब तो गए, इसलिए इसका जवाब नहीं मिलेगा। आप पूछिए सर। मैडम, मैं अमिताभ जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर किसी को लड़ाने का अधिकार है, लेकिन इनके पूर्व नगर अध्यक्ष ने मुझको फोन पर धमकी देकर के ये कहा कि मुख्यमंत्री ने तुम्हारी रिपोर्ट मांगी है। ये टेप मेरे पास मौजूद है जिसको आप सुने। क्या मुख्यमंत्री मुसलमानों को डराकर धमकाकर अपने पक्ष में वोट कराना चाहते हैं? अमिताभ जी ये बताएं। बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप। मैं अभी नहीं पूछूंगा, पूछिए, इसका जवाब दीजिए। जहां तक ये हाजी सलीम साहब का सवाल है, ये सही है, मेरी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, ना जाने क्यों हमसे दूर हुए। चलिए हम आगे बात करेंगे आपसे। जहां तक इन्होंने सवाल जो उठाया है, अगर कोई इनकी शिकायत इन्होंने पुलिस में दर्ज कराई होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है। और बात गुंडाइज्म की है, वी हैव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट माफिया। हमने अतीक और मुख्तार को बर्दाश्त नहीं किया सर। छोटे मोटे क्या मिसाल है, हमने अतीक और मुख्तार को बर्दाश्त नहीं किया सर।